हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमने कल अपनी चर्चा करी थी, एन फैक्टर तक हमने अपनी चर्चा को रोका था। आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, पूरा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी गैल्वेनिक सेल। फिर हम चलेंगे कंडक्टेंस वाले पार्ट पर। तो चलिए आज फोकस करते हैं अपनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। तो एक ऐसी सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कराई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एक ऐसी सेल जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करके, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। आप समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है, दो चीजें आ रही हैं इसमें, इलेक्ट्रो और लिसिस। इलेक्ट्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस मतलब ब्रेकिंग। तो किसी सबस्टेंस का टूटना किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी को पास करके, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब मैंने क्या समझा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा और कोई ना कोई चीज मेरी टूटेगी। ठीक है। कोई चीज टूटेगी तो कुछ ना कुछ नया बन भी रहा होगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन वो फैक्टर्स हमें किसमें देखने हैं? जब हम इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इस सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक किन किन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? पहली चीज इसमें आती है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक मतलब एक टैंक होगा जिसमें मेरा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा। ठीक है। अभी हम जब पूरा इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तब हम उस चीज को समझेंगे। अभी हम कंस्ट्रक्शन में जो जो कंपोनेंट यूज होंगे उनको बारी बारी से लिखते चलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक एक हम लेंगे जो कि कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज हम क्या लेंगे? दूसरी चीज हम लेंगे दो रॉड्स। रॉड कैसी? जिनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स, मतलब कंडक्टिंग रॉड्स, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है। और इन्हीं इलेक्ट्रोड्स पर क्या होगा? हमारी रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है। तीसरी चीज हम क्या लेंगे? तीसरी चीज हम लेंगे सोर्स ऑफ करंट। वो क्या रहेगा? हमारा बैटरी। ठीक है। या गैल्वेनिक सेल, जो कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। और चौथा क्या होगा जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ कॉम्बिनेशन किसका? कैटाइन और एनाइन का। कौन सी स्टेट में? या तो फ्यूज स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में। ये वाली बात हम किस में समझ चुके थे? बैंड थ्योरी में हमने देखा था, सॉलिड स्टेट में, है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है किसका? कैटाइन और एनाइन का। जैसे फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो उसमें क्या क्या होगा? Na पॉजिटिव होगा, Cl माइनस होगा, तो वो कैसा है? एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, मतलब जो कि पानी में टूट जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में ये वाली चीज पढ़ी होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है। तो इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं? या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में, या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में। ठीक है। तो ये सारे चार चीजें हैं हमारी जिनसे हमारा क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनकर तैयार होगा।
चलिए अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जरा देखते हैं कि वो किस तरीके का होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि एक हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ एक टैंक। ठीक है, इस टैंक में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग टैंक से बने हुए टैंक में 2 रॉड्स प्लेस कर दी। ठीक है, और इनको फिर बैटरी से जोड़ दिया। छोटा वाला टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने आपको कल ये वाली बात बताई थी कि एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये वाला मेरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये क्या हो जाएगा, एनोड। ये क्या हो जाएगा, कैथोड। ठीक है, ये क्या बनकर तैयार हो गई, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अब इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमसे ये पूछा जाता है कि अगर मैं ये जो मेरे पास 2 कंडक्टिंग रॉड हैं और ये जो बैटरी है, अगर इस पूरे सेटअप को बाहर निकाल दूं तो क्या होगा। तो भाई हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बचेगा केवल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर मेरे पास बैटरी और रॉड्स अटैच नहीं है तो इसमें जो आयंस होंगे, सपोज ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। कैसे मूव करेंगे, रैंडमली। क्यों, क्योंकि अभी वो किसी फील्ड के इफेक्ट में नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने रॉड एक अपना पूरा सेटअप डाल दिया, रॉड जो कनेक्ट थी किससे, बैटरी से, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो क्या होगा, इन आयंस को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। और जैसे ही इनको एक डायरेक्शन मिलेगी, एक फील्ड जनरेट होगा इनका, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव मेरा नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव मेरा पॉजिटिव के पास जाएगा। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव, किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। ये क्या है, पॉजिटिव, किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। ठीक है, एनोड कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके पास कौन जाएगा, मेरा नेगेटिव चार्ज, जो कि एनायन है। तो एनायन किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, एनोड की तरफ। और कैटायन किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, कब, जब मैंने अपनी बैटरी, रॉड, सारा कुछ प्लेस कर दिया इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। लेकिन जब मैंने निकाल दिया तब क्या हो रहा होगा, भाई ये अपने रैंडम मूव कर रहे होंगे सारे के सारे। ठीक, तो अब मुझसे पूछा जाता है कि जब मैंने बैटरी को प्लेस किया, ठीक है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, वो बताओ। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में। हमने ये भी पढ़ा था कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, ये वाली बात हमने कब पढ़ी थी, ये वाली बात हमने कल पढ़ी थी। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, इसकी तरफ क्या आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है कैटायन। ठीक है, कैथोड की तरफ क्या आ रहा है, कैटायन। तो जब एनाइन मेरा एनोड की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बना लेगा, ए सॉलिड। ठीक है, और कैटायन जब कैथोड की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, कैटायन मेरा यानी कि बी माइनस था ना और ए प्लस था, तो ये मेरा क्या है, कैटायन। ये जब कैथोड की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, ए सॉलिड। ठीक है, तो एनोड पर एनाइन जा रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज, है ना। और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए मैंने आपको कल क्या लिखवाया था कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहां क्या हो रहा है, यहां पर हमारा कैटायन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कहां पर जाकर, कैथोड पर जाकर। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन।
इसीलिए मैंने आपको कल लिखवाया था क्या कि एनोड पर हमेशा होगा क्या, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। और दूसरी बात मैंने आपको कल क्या बताई थी कि एनोड जो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो कैसा होगा, पॉजिटिव, जो कि है, और कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये कल दो बातें ऐसी थी जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में रटी थी और वो आज हमने समझ ली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर मैं अपने सेटअप को, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं और बैटरी हैं, इनको निकाल दूं तो क्या होगा, मेरे आयंस जो हैं वो रैंडमली मूव करने लगेंगे। दूसरी बात मैंने क्या देख ली कि मेरी एनोड पर और कैथोड पर किस किस तरीके की रिएक्शंस हो रही होंगी। ठीक है, अब हम करेंगे अपने फैराडेज लॉ की बात, जो कि हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वो क्या कहता है कि द मास डिपॉजिटेड, रिलीज्ड, produced of any substance during electrolysis is directly proportional to the amount of charge passed into electrolyte। क्या बोल गया ये इतना बड़ा स्टेटमेंट, इसको जरा सिंपल भाषा में समझते हैं। ये थी बुकिश लैंग्वेज। अब फैराडेज का फर्स्ट लॉ कहता क्या एक्चुअली में वो समझते हैं। फैराडेज का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो आप वो मास जो डिपॉजिट हो रहा है ना, किस पर, इलेक्ट्रोड्स पर, है ना। क्यों, क्योंकि मेरा ए पॉजिटिव जो मेरा कैटाइन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, सॉलिड। ठीक है, और जो मेरा एनाइन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर क्या बना रहा है, सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, तो दोनों सॉलिड सब्सटेंस बना रहे हैं और दोनों अपने अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स पर जाकर सॉलिड बना रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर तो वो सॉलिड जमा हो रहा होगा और एक इलेक्ट्रोड से सॉलिड कम हो रहा होगा। तो वो यही बात कह रहा है कि जो वो मास सॉलिड का जमा हो रहा है और एक जगह से जो वो मास सॉलिड का कम हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ और वो अमाउंट ऑफ करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ। क्यों, क्योंकि जितनी देर तक मेरी यार बैटरी सेटअप रहेगी ना उतनी देर तक ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चलेगी, और जितनी देर तक प्रोसेस चलेगी उतनी देर तक मेरा क्या होगा, मेरे आयंस का आदान प्रदान चलेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसने वही बात बोल दी जो मैंने आपको पहले बताई, क्या कि जितनी देर तक करंट फ्लो होगा उतनी देर तक ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चलेगी और उतनी देर तक ही मेरे मास में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसने मैथमेटिकली क्या बोला कि W दैट इज वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्या, करंट। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कितनी देर तक वो करंट फ्लो किया गया। ठीक है, ये वाली बात किसने बोली, फैराडेज के फर्स्ट लॉ ने। ठीक, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने नाम दिया Z। ये है हमारे इस चैप्टर का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसमें ये जेड क्या है भाई, जेड है मेरा इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस। क्या है मेरा जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अभी देखेंगे। जरा पहले सारी चीजें फॉर्मूले से हमें क्या क्या पता चल रहा है वो सब एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज हमें ये पता चल गई। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा है क्या कि Q इज इक्वल टू IT होता है। ठीक है, तो W का फॉर्मूला एक और आ गया, क्या, Z इंटू Q। बड़े ध्यान से समझते रहना, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक न्यूमेरिकल आप लोग बहुत तसल्ली से खुद बनाओगे। ठीक है, बट सब्र से सुनते रहो। ठीक, क्या इस फॉर्मूले की कोई लिमिटेशन है? हाँ, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है। क्या है वो लिमिटेशन? ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब करंट इफिशियंसी क्या हो, 100% हो। क्या मतलब है कि अगर मैंने अपने सिस्टम में 10 एम्पियर करंट भेजा तो मेरे सिस्टम ने पूरा 10 एम्पियर करंट खा लिया, मतलब मेरे सिस्टम में पूरा 10 एम्पियर करंट यूज हो गया, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा देखते हैं। तो करंट इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके लिए करंट इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है I एक्चुअल अपॉन
I given into 100, ये क्या है मेरे करंट इफिशियंसी का फॉर्मूला। मतलब मुझसे बोला गया कि मैंने 10 एम्पियर करंट भेजा, ठीक है, लेकिन मेरा 8 एम्पियर करंट ही यूज हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरी करंट इफिशियंसी कितनी थी, 80%। कैसे निकाला, आई एक्चुअल कितना है 8, दिया कितना था 10 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 80%। अब वो मुझसे क्या बोल सकता है कि भैया मैंने 10 एम्पियर करंट दिया है और करंट इफिशियंसी कितनी है 80%। तो अब मुझे क्या बता दो, वेट कितना डिपॉजिट होगा या फिर वेट कितना रिलीज होगा। तो अब सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, कि W इज इक्वल टू ZIT, ठीक। बट यहां पर तो I जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, I एक्चुअल, क्या मानकर कि करंट इफिशियंसी क्या है 100%। बट अब वो क्या बोल रहा है, करंट इफिशियंसी तो भाई सपोज 50% है। तो ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने 10 एम्पियर करंट फ्लो किया, करंट इफिशियंसी मेरी 50% थी और टाइम मेरा कितनी देर तक, मैंने सपोज 2 सेकंड तक फ्लो कराया। अब मुझे बता दो कितना वेट डिपॉजिट हुआ या कितना वेट लिबरेटेड हुआ। तो वो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मुझे आई एक्चुअल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट इफिशियंसी कितनी है 50%, ठीक है, करंट इफिशियंसी 50% हो गई, इज इक्वल टू आई एक्चुअल मुझे निकालना है। आई गिवन कितना है, आई गिवन है 10 एम्पियर और टाइम कितना है मेरे पास, सॉरी यहां पर हो जाएगा 100, ठीक। ये कट गया और आई एक्चुअल यहां से क्या आ गया 5 एम्पियर। तो अब W क्या आएगा, W इज इक्वल टू ZIT। Z की वैल्यू सपोज मैंने कुछ मान ली कि सपोज मुझे 10 दे रखी थी, ठीक है ना, वो अभी Z निकालना आना चाहिए, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। Z I कितना है 5, कितनी देर तक 2 सेकंड तक, तो ये कितना हो गया 100 ग्राम। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना होता है, W निकालना होता है। यहां पर क्या था, I का थोड़ा सा यूज था, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि मेरे Z की यूनिट क्या है। तो Z की यूनिट निकालने के लिए मुझे Z का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो Z का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू ZIT है ना। तो Z क्या आ जाएगा, W अपॉन IT या W अपॉन Q, ठीक है। W की यूनिट वेट है, किसमें होगी, ग्राम में या फिर किलोग्राम में, और Q क्या है, चार्ज, किसमें, कूलाम में। तो Z की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर कूलाम या ग्राम पर कूलाम। ये हो गई मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की यूनिट, ठीक है। अब याद करो, जब मैं आपको सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तो वहां पर भी कांस्टेंट आए थे, KF, KC, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो हमने उनको डिफाइन कैसे किया था, हमने बोला था कि इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। कैसे पता लगाया था, मैंने जो KF के साथ बाकी सारी वैल्यूज थी उनको क्या कर दिया था, 1 के इक्वल कर दिया था और वहां से एक डेफिनेशन बनाई थी। तो इसी तरीके से हम अपनी Z की डेफिनेशन भी बनाते हैं, ठीक है। तो हम Z की डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, W इज इक्वल टू ZIT या ZQ। तो अगर मैं क्या बोल दूं कि सपोज मेरा Q इज इक्वल टू 1 है, तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W, ठीक है। मतलब इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस विच इज, ये पूछी जाती है बोर्ड में, लिबरेटेड और डिपॉजिटेड बाई पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करेंट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। जब मैंने 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो कराया, क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने 1 कूलाम का चार्ज दिया इनडायरेक्टली।
तो जो मास डिपॉजिट हुआ या फिर लिबरेटेड हुआ, ये कैसे डिपॉजिट होता है, कैसे लिबरेटेड होता है, इस चीज को हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में सीखेंगे। अभी जैसा बोलता जा रहा हूं आप वैसा वैसा सुनते चलो, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे क्या कहा था, कल जो मैंने चीजें आपको रटवाई थी उसका रीजन आज बताया, ठीक है। आज जो चीजें रटवाऊंगा उसका रीजन आपको कल बता दूंगा, लेकिन सिस्टमेटिक चलने दो, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें नंबर बाई नंबर मिलेंगी, ठीक है। तो वो Z क्या चीज है, Z मेरा वो मास है जो लिबरेट हुआ या डिपॉजिट हुआ, कब, जब मैंने 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो कराया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हम अपनी Z के वैल्यूज पढ़ते हैं, Z के इंटर कन्वर्जन क्या होते हैं, जरा उन चीजों को देखते हैं। उससे पहले एक बात और, कि ये जो Z की वैल्यू है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। किन किन चीजों पर, एक तो वो डिपेंड करेगी इक्विवेलेंट वेट पर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये किस पर डिपेंड करेगी, मेरे सब्सटेंस पर। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू होगी, और अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग Z की वैल्यू होगी, और अलग अलग इक्विवेलेंट वेट के लिए भी अलग अलग Z की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब Z के पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के साथ रिलेशन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सपोज मैंने आपसे पूछा कि वही मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज कितना होगा, आपने बोला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो आपने बोला 1 मिनट रुको, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतना आपने बोला, और इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती है, 96500 कूलम, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली है, थोड़ी इससे कम आती है, बट हम अप्रोक्सीमेटली कितनी ले लेते हैं, 96500 कूलम। इस वैल्यू को निकाला था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था फेराडे, तो उसके सम्मान में इसको बोला गया इज इक्वल टू 1 फेराडे, मतलब 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 2 फेराडे का चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज है, मतलब मेरे पास 1.93 इंटू 10⁵ कूलम का चार्ज है। इसको सॉल्व करके इतना ही आएगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि एक काम करो, मुझे बता दो कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, तो आपने बोला अरे कुछ नहीं है, 3 इंटू एफ, यानी कि 3 इंटू 96500 चार्ज होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब Z की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें अगली चीज समझनी पड़ेगी, क्या, फेराडे का सेकंड लॉ। तो सबसे पहले फेराडे का सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो एग्जैक्ट इसका लॉ किससे पढ़ेंगे, बुक की डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन उसको समझेंगे अपने तरीके से। तो सबसे पहले तो बुक की डेफिनेशन समझते हैं। बुक की डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ठीक है। जब इक्वल अमाउंट चार्ज को फ्लो किया जाएगा 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, जो कि कनेक्ट है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, देन मास डिपॉजिटेड और मास लिबरेटेड will be in the ratio of their electrochemical equivalence, और
in the ratio of their equivalent masses। इतनी बड़ी बात उसने बोल दी और कुछ भी समझ आया नहीं। ठीक है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या दिया उसने कि W1 अपॉन W2 किसके बराबर होगा, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के या फिर इक्विवेलेंट मास के। ये बात फेराडे के सेकंड लॉ ने बोली। अब इसका मतलब क्या है वो हम अपनी सरल भाषा में बताते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो एग्जाम में लिखने के लिए आएगी, आपको यही लिखना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड। ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसकी फील आनी चाहिए। जैसे हमें फर्स्ट लॉ की फील आ गई ना कि जब तक करंट फ्लो होगा तब तक रिएक्शन चलेगी। बिल्कुल गब्बर के डायलॉग है, जब तक बसंती की टांगे चलेंगी तब तक वीरू की जान सेफ रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ इतनी बड़ी बात कहता है, हमें ये समझ नहीं आती। हम समझते हैं सरल भाषा में क्या कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सबस्टेंस एट एनी इलेक्ट्रोड। मतलब सेकंड लॉ कहता है कि अगर मैंने 1 फैराडे ऑफ चार्ज फ्लो कराया अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, तो हमेशा मास में जो चेंज आएगा वो 1 इक्विवेलेंट का आएगा। इस बात को जरा तसल्ली से समझते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। चलो, लेकिन उससे पहले आपको इक्विवेलेंट्स निकालने आने चाहिए। तो थोड़ा सा जल्दी से रेडॉक्स को रिवाइज करते हैं, जितना हमने पहले पढ़ा था, और फिर उसके बाद हम इस पर आ जाते हैं। तो जल्दी से रेडॉक्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने रेडॉक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है, एन फैक्टर इनटू मोल्स। पहला फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोल्स। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा होगा 11th में, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। ठीक है ना, जो भी दिया हो आपको, अपॉन क्या, एन फैक्टर। ये हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था 11th में। ठीक है, एन फैक्टर हमने सारे निकालने सीख लिए थे। 2 एन फैक्टर और समझ लो, कल मैंने आपको एसिड के, बेस के, सॉल्ट के और रिएक्शंस के एन फैक्टर निकालना सिखाया था। आज 2 एन फैक्टर और समझ लो। आयंस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आयंस का एन फैक्टर होता है उन पर प्रेजेंट होने वाला चार्ज। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला Na पॉजिटिव का एन फैक्टर बताओ, भाई इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1, तो 1 हो गया। मैंने आपसे बोला Al3 पॉजिटिव का बताओ कितना चार्ज है, 3, तो 3 हो गया एन फैक्टर। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपके लिए 3 गैसेस मोस्टली यूज होंगी आगे आने वाले समय में। कौन कौन सी, पहली होगी आपकी H2, दूसरी होगी Cl2 और तीसरी होगी O2। ठीक है, तो इनका एन फैक्टर भी लगे हाथ यहीं सुन लो। H2 का क्या होगा, एन फैक्टर 2। ठीक है, Cl2 का क्या होगा, 2। कैसे होगा, रिएक्शंस को आगे समझेंगे, अभी रट लो, बाद में भी आपको रटना ही है, रिएक्शन समझ में आ जाएगी भले ही। और O2 का कितना होगा, 4। ठीक है, ये एन फैक्टर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, H2 का 2, Cl2 का 2 और O2 का 4। अब हम समझते हैं हमारा सेकंड लॉ क्या बोलता है। तो सपोज मैंने आपसे क्या बोला कि एक मेरे पास रिएक्शन है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को स्टडी करना सीखो। ये रिएक्शन मुझसे क्या बोल रही है कि जब मेरे 1 मोल Na पॉजिटिव के आयंस जब मेरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होंगे तो 1 मोल Na सॉलिड बनेगा। ठीक है, फिर से एक और बार क्या कि मेरे 1 मोल Na पॉजिटिव आयन जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे तो 1 मोल Na सॉलिड बनेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से जब मिलेंगे। ठीक, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे जरा उनको देखते हैं। चलो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी देखा, एन फैक्टर इनटू मोल्स। एन फैक्टर कितना है इस रिएक्शन का, 1। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। मोल्स कितने यूज हो रहे हैं, 1 मोल यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी क्या आ गए, 1। फैराडे सेकंड लॉ प्रूफ हो चुका है। क्या, जितने अमाउंट का चार्ज फ्लो कराओगे, है ना, जितना चार्ज फ्लो कराओगे उतना ही इक्विवेलेंट का चेंज आएगा।
1 फेराडे चार्ज फ्लो कराया, 1 इक्विवेलेंट का चेंज आया। ये मेरा सेकंड लॉ कहता है। इतने बड़े स्टेटमेंट का ये एक छोटा सा सार है। चलो इसको और रिएक्शन से समझते हैं। दूसरी रिएक्शन सपोज मैंने ले ली क्या कि Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन से मिला और क्या मिलाया, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन से मिला, गड़बड़ हो गई। Fe2 पॉजिटिव क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया और क्या बना लिया, Fe3 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि जब Fe2 पॉजिटिव से क्या होगा, अगर मैं 1 Fe2 पॉजिटिव ले लूं, 1 मोल Fe2 पॉजिटिव ले लूं, तो उससे क्या होगा, 1 मोल Fe3 पॉजिटिव बनेगा और 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसमें क्या करते हैं, इसमें एन फैक्टर देखते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले मतलब हो गया क्या, 1 फेराडे। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, 1, नंबर ऑफ मोल्स 1, फिर से 1 इक्विवेलेंट आ गया। थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं। चलो एक और रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन कौन सी, सपोज मैंने आपसे बोला Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हुआ और Mg सॉलिड बनाया। ठीक है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे का चार्ज। ठीक, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या आएंगे, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स आज भी कितने हैं Mg के, 1, लेकिन एन फैक्टर कितना है, 2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, 2। अच्छा, जब 2 फेराडे का चार्ज दिया तो 2 इक्विवेलेंट का चेंज आया। जब 1 फेराडे का चार्ज दिया तो 1 इक्विवेलेंट का चेंज आया। यही मेरा क्या कहता है, फेराडे सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है क्या, कि जितने इक्विवेलेंट का चेंज आएगा उतना ही चार्ज फ्लो हुआ होगा, या इसका उल्टा बोल लो, जितना चार्ज फ्लो हुआ होगा उतने ही इक्विवेलेंट का चेंज आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे मैं आपसे बोलता हूं ना कि 1 मोल में सोडियम के 23 ग्राम है ना, अगर मेरे पास 1 मोल Na है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 23 ग्राम Na है ना। तो 23 क्या है, 23 उस सोडियम का मैं क्या बोल देता हूं, एटॉमिक वेट है, जो कि कितने में प्रेजेंट है, 1 मोल Na में। इसी तरीके से इक्विवेलेंट होता है। अगर मैंने आपसे क्या बोला कि 1 इक्विवेलेंट Na है मेरे पास, तो उसका कुछ वेट होगा, मैंने बोल दिया सपोज E ग्राम। ठीक है, तो ये E क्या है, E को मैं बोलूंगा क्या, उसका इक्विवेलेंट वेट। कितना होता है हमें नहीं मालूम अभी, ठीक है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर मैं इक्विवेलेंट वेट बोलूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 1 इक्विवेलेंट Na है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 1 मोल Na है। इतनी बात आपको समझ में आती है। ये सारी बातें 11th की हैं, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं चल रहा, ये सब इसमें यूज होंगी, इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है, मजबूरी है। ठीक, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो अगर मैंने आपसे बोला सपोज कि मेरे पास 1 फेराडे चार्ज है, मतलब मेरे पास 1 इक्विवेलेंट का चेंज आया। ठीक, मतलब मेरे पास 96500 कूलाम का चेंज आया। ठीक है, तो 96500 कूलाम में मेरे 1 इक्विवेलेंट होते हैं, है ना। ऐसा बोल सकता हूं ना कि जब मैं 96500 कूलाम का चार्ज फ्लो कराऊंगा तो मेरा इतने का चेंज आएगा। इतने का चेंज का मतलब है E ग्राम का चेंज आएगा, है ना। 1 इक्विवेलेंट में कितने ग्राम होंगे, E ग्राम, तो कितने का चेंज आएगा, E ग्राम का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 कूलाम में कितने का चेंज आएगा, तो भैया 1/96500 इक्विवेलेंट का, या E/96500 ग्राम का। ठीक है, तो 1 कूलाम जब मैं चार्ज फ्लो कराऊंगा तो E/96500 ग्राम का सब्सटेंस में चेंज आएगा। ठीक है, 1 कूलाम का मतलब क्या है, 1 एम्पियर करंट और 1 सेकंड तक फ्लो कराया गया हो, है ना। मतलब Q की वैल्यू क्या है, 1। इतनी बात समझ में आई। Q की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर और 1 सेकंड का करंट फ्लो कराया गया होगा, तब 1 कूलाम आया होगा। ठीक है,
तो मुझे तो पता है ना कि W क्या होता है, ZIT। तो I की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1, तो W इज इक्वल टू Z। और Z की वैल्यू क्या निकल कर आई है अभी, Z की वैल्यू निकल कर आई है इतनी। समझ में आ रही है बात? ये किसकी वैल्यू है, ये मेरे Z की वैल्यू है। बिकॉज Z क्या है, Z वही तो वेट है जो कब आता है, जब मैं 1 एम्पियर करंट फ्लो करूं और 1 सेकंड तक करूं, तो जो वेट आता है उसको मैं क्या बोलता हूं, Z बोलता हूं। और जब मैंने 1 एम्पियर करंट फ्लो किया 1 सेकंड तक, तो मेरे वेट की वैल्यू कितनी आई, इतनी। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं कि इस समय यही मेरा Z है। ठीक है, तो अब मैं अपना नया फॉर्मूला क्या बोल सकता हूं, जरा उसको देखो। अब मैं कह सकता हूं कि W इज इक्व टू E अपॉन 96500 इंटू IT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे न्यूमेरिकल अब इस फॉर्मूले से निकलेंगे। ये चीज समझ में आई, E अपॉन 9650 कैसे आया, ये कब आया, जब मैंने I और T की वैल्यू क्या रख दी थी, 1 एम्पियर। तब जो Z की वैल्यू आई वो क्या आई थी, E अपॉन 96500। और अब मैंने उसको क्या कंपेयर कर दिया, मैंने उसको कंपेयर किया एक दूसरे टाइम से, एक दूसरे करंट से। इसीलिए तो मैं क्या लिखता हूं, W अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, है ना, जो कि मेरा सेकंड लॉ कहता है। तो ये जो वैल्यू आई है ना, वो उस सेकंड लॉ के एप्लीकेशन से आई है। और वो सेकंड लॉ क्या कहता है, वो बड़ी भाषा तो बोर्ड के लिए उसको लिखे आना। वो बड़ी भाषा का सार क्या है, वो सार ये है कि जब मैं 1 फैराडे का चार्ज फ्लो कराऊंगा, तो मेरे जो इलेक्ट्रोड में मास का जो डिपोजिशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 इक्विवेलेंट के। ठीक है, जब मैं 5 फैराडे का चार्ज फ्लो करा दूंगा तो चेंज आएगा 5 इक्विवेलेंट का। जब मैं 10 का चेंज ला दूंगा तो आएगा 10 इक्विवेलेंट का। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकलकर तैयार हो गया, जिसमें E क्या है, E है मेरा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो चलो अगर मैं E को नीचे ले आऊं तो क्या होगा, IT अपॉन 96500। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा मास अपॉन मोलर मास क्या होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, क्या पूछ रहे हो, बकवास बात है बिल्कुल। ठीक है, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना होगा, हाँ ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जिसकी वैल्यू क्या है, IT अपॉन 96500। ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से सारे फॉर्मूला इंटर कन्वर्जन आपको आने चाहिए। चलिए अब जितने हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, इन पर छोटी छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बड़े न्यूमेरिकल्स कल करेंगे इन पर, लेकिन ये फॉर्मूले आपको समझ में आ जाए उसकी एक छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। और घर पर जाकर इन फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना अच्छे से। घर पर जाकर मतलब वीडियो जब बंद हो जाए उसके बाद अपने नोट्स जो आपने बनाए होंगे उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि कल के न्यूमेरिकल्स आप खुद प्रोसीड कर पाओ। ठीक है, तो चलो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि Z ऑफ Na बताओ मुझे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, Z का फॉर्मूला क्या होता है, तो Z होता है E अपॉन 96500, है ना, अभी देखा था। ठीक है, E क्या है मेरे पास, E है मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट अभी हमने देखा, मोलर वेट अपॉन N फैक्टर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट सोडियम का, वो मोलर वेट सोडियम का कितना है, 23। ठीक है, एन फैक्टर कितना है सोडियम का, 1 है ना, Na पॉजिटिव चार्ज बनाता है ना वो, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 23 अपॉन 96500, ये क्या आ गया, सोडियम का Z आ गया।
ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बता दो सिल्वर का बता दो Z, चलो ठीक है। तो सिल्वर का मुझे क्या पता होना चाहिए, उसके लिए मास कितना होता है 108, सिल्वर का एन फैक्टर 1 क्योंकि Ag पॉजिटिव बनाता है, तो 108 अपॉन 96500। इस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए। अब सपोज मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे जेड बताओ अब H2 गैस का, ठीक है। तो H2 गैस का मास निकालो पहले, कितना होगा 2। H2 गैस का एन फैक्टर अभी बताया था कितना है 2, और अपॉन 96500, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 96500, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब ये सारी चीजें अब आपकी यूज होंगी किसमें, न्यूमेरिकल्स में। तो ये सारी चीजें मैं आपको अलग से करवा दे रहा हूं ताकि आपको वहां पर एक साथ परेशानी ना हो, ठीक है। चलो 2-3 न्यूमेरिकल और देखते हैं, फिर आज की चर्चा को खत्म करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि सपोज मैंने आपसे बोला कि अगर एटॉमिक मास किसी सब्सटेंस का कितना है 173.7, ठीक है। तो मुझे उसकी वैलेंसी बता दो, किसकी, उस एटम की। वैलेंसी मतलब एन फैक्टर, बात एक ही है। एटम में जितनी वैलेंसी होती है वही उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता है, मुझे एटॉमिक मास पता है, मुझे एन फैक्टर निकालना है, ठीक। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला, क्या, E इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट हमें दे रखा है कितना 57.9, ठीक है। तो चलो, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, 57/0.9 इज इक्वल टू 173.7 अपॉन V एन फैक्टर, ठीक है ना। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। बस इसी टाइप के सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं आते, एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल बनकर तैयार होता है जिसमें ये छोटे छोटे स्टेप करने होते हैं हमें। अब इन्हीं स्टेप में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन स्टेप को न्यूमेरिकल के तौर पर आपको अलग से तैयारी करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। एक और न्यूमेरिकल लिखो, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मास ऑफ Fe+2 एंड Fe+3, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाई पासिंग 0.5 फेराडे ऑफ चार्ज। पूरा क्वेश्चन आप लोग खुद लिखना। ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना है, क्या बताना है, मुझे W ऑफ Fe2 पॉजिटिव बताना है मास, ठीक है। W ऑफ Fe3 पॉजिटिव बताना है, कब, जब मैंने 0.5 फेराडे ऑफ चार्ज फ्लो कराया उस समय, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे फॉर्मूला पता है W का, W का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले W Fe2 पॉजिटिव निकालता हूं, ठीक है। तो वो कैसे निकालूंगा जरा देखो, फॉर्मूला क्या होता है, ZIT या फिर ZQ या फिर E/96500 इंटू Q। इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। क्या मुझे Q पता है, हाँ 0.5 फेराडे, तो 0.5 इंटू 96500, ठीक, किसमें, कूलाम में, इंटू क्या मुझे E पता है, हाँ मैं E निकालना जानता हूं, क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो Fe का एटॉमिक वेट कितना होता है 56, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, उस पर चार्ज कितना है 2, ठीक है, इंटू 96500, ठीक। तो इससे ये कैंसिल हुआ, यहां पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कितना आ गया 14 ग्राम। Fe3 पॉजिटिव का कैसे निकलेगा, N की जगह 2 की जगह क्या हो जाएगा 3, बाकी सब रहेगा सेम, तो उसका भी निकाल लेना, शायद 9.3 ग्राम आएगा, देख लेना खुद, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनकर तैयार होते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है क्वेश्चन कि सपोज मेरे पास NaCl है, MgCl2 है और AlCl3 है, ठीक है। ये मेरे पास 3 क्या है, फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल हैं। अब क्या बोल रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराया गया, ठीक है, सेम चार्ज फ्लो कराया गया। तो मुझे बता दो, फाइंड रेशियो बिटवीन इक्विवेलेंट्स
एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो फैराडे सेकंड लॉ सोचो। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराया गया है तो सेम इक्विवेलेंट्स का चेंज आएगा। तो मुझे नहीं पता कितना अमाउंट फ्लो कराया गया, लेकिन इतना तो पता है कि सेम अमाउंट का चार्ज फ्लो कराया गया है। तो अपनी तरफ से ले लो कितना, कि सपोज 1 फैराडे पास कराया गया। सर बन कैसे ले लिया? हमारा तो मन है कि हम 4,56,00,000 500 400 500 600 जो भी है इतना लेना चाहते हैं हम, तो इतना अमाउंट का चार्ज फ्लो कराया गया है, तो भैया इतना ले लो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, किसी का मन है नहीं सर हम तो लेंगे हाथी फैराडे चार्ज फ्लो कराया गया है, तो भैया हाथी फैराडे ले लो। जब हाथी फैराडे लोगे तो हाथी इक्विवेलेंट बनेंगे, जब इतने फैराडे लोगे तो इतने इक्विवेलेंट बनेंगे, और जब 1 फैराडे लोगे तो 1 इक्विवेलेंट बनेगा। तो भैया मतलब क्या है, 1 फैराडे पास कराओ। ठीक है, 1 फैराडे पास कराया तीनों से, तो मतलब क्या हुआ, तीनों के 1 इक्विवेलेंट का क्या आया, चेंज। मतलब रेशियो कितना हो गया, 1:1:1। ये तो हो गई पहली बात। अब मुझसे क्या बोल रहा है, अब मुझसे वो बोल रहा है कि मुझे बताओ क्या, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालने के लिए अब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पीछे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू n फैक्टर अपॉन n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। क्या मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता है? हाँ। n मोल्स निकाल लूंगा, बिल्कुल यार, हम तो जीनियस हो चुके हैं अब। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, इक्विवेलेंट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, चलो तो यहां से 1 इक्विवेलेंट इसके हो गए, अपॉन n फैक्टर इसका क्या होगा, फॉर्मूले का n फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका सॉल्ट का, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो NaCl में क्या होगा, 1। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, Na पॉजिटिव 1, Cl-1, तो कोई सा ले लो, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, चलो MgCl2 में क्या होगा, 1 अपॉन n फैक्टर 2, AlCl3 में 1 अपॉन n फैक्टर 3। ये आ गया भैया आपका मोल्स का रेशियो। इसको जरा थोड़ा सा अच्छा बना लो। अच्छे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई, तो 6 से कर दो, तो 6:3:2। ये क्या आ गया, मोल्स का रेशियो। अब वो आपसे मास का रेशियो भी पूछ सकता था, तो भाई मोल्स आ गए तो इसमें मास से इंटू कर दो, मोलर मास से क्या आ जाएगा, मास का रेशियो। वो आपसे वॉल्यूम का रेशियो भी पूछ सकता था, तो भैया मोल्स आ गए 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम का रेशियो भी आ जाएगा। तो अब वो क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे कुछ भी क्वेश्चन बनवा सकता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे चीजें बन जाएंगी, मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल इस पर थोड़े और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले दिमाग में रिवाइज होने चाहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। हालांकि मैंने आपको पूरा समझा दिया है, जिसने 11th में नहीं पढ़ा होगा वो भी अब शिकायत नहीं कर सकता। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए बच्चों और ख्याल रखिए। सारे नोट्स मैं आपको कहां पर दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेहतर यही रहेगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। ठीक है, वीडियो के साथ अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें टेलीग्राम और इंस्टा पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।